70 साल में जब देश खतरे में नहीं आया, हिंदू खतरे में नहीं आया, तो ये 10 साल में जब से आए हैं तभी से देश के हिंदू खतरे में क्यों है? ये लोगों को भरमाने की बात है। वो लोग हिंदुत्व के नाम पे लोगों को भरमा कर लोग किसी भी तरीके से वोट चाहिए, और वो वोट के लिए, सत्ता में रहने के लिए समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। और उनका यही रणनीति है कि जब जब समाज बटेगा उन लोगों को फायदा पहुंचेगा, वो लोग सत्ता में रहेंगे। वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं और वो कहते हैं कि सरकारी कर्मचारी अगर काम ढंग से नहीं कर रहे हैं तो फिर वो प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं है जी। घर में जब मजबूती से घर बनवाया जाता है तो घर में परिवार रखने के लिए घर बनवाते हैं, और घर जब ना संभले तब उसको किराए पे देने का काम होता है जी। देश के प्रधानमंत्री और देश की संस्थाएं उनसे नहीं संभल रही है, तब तो वो प्राइवेट हाथों में दे रहे हैं जी। यानी कहीं ना कहीं घर में रहने वाले लोग उनके कमजोर है, उनकी मंत्रालय कमजोर हो रही है, या वो सही ढंग से सरकार को चला नहीं पा रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंसे मीडिया, और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं छपरा के पूर्व विधायक और महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी श्री रणधीर सिंह जी। आज मैं इनसे कुछ राजनीतिक चर्चा करने का प्रयास करूंगा। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, चुनाव जो 24 का आने वाला है, इस चुनावी रणनीति में आप चुनाव तो निश्चित रूप से लड़िएगा महाराजगंज से? जी बिल्कुल लड़ूंगा। तो अच्छा, आप क्षेत्र में आपका चुनावी मुद्दा क्या होगा सर? देखिए, क्षेत्र में अभी सबसे पहला चीज़ है कि हमारे महाराजगंज की बात नहीं, पूरे बिहार, पूरे देश की बात है जी। आज युवा पढ़ लिख के बेरोजगारी की मार झेल रहा है, सड़कों पर भटक रहे हैं जी। तो हमारा पहला लड़ाई है बेरोजगारी समाप्त करने का जी। दूसरा है क्षेत्र विकास का जी। आज महाराजगंज में आप लोकसभा क्षेत्र के अंदर किसी प्रखंड, किसी विधानसभा में जाकर घूमिए, लोग आपको बताएंगे कि क्षेत्र में आज जो भी विकास का कार्य हुआ है सांसद के रूप में प्रभुनाथ सिंह मेरे पिता का किया हुआ है जी। उनके बाद से आज तक सांसद के द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ है जिससे क्षेत्र के समाज को विकास से फायदा पहुंचे। लड़ाई हमारा क्षेत्र विकास का है जी। अच्छा, एक मिनट, आपके पिताजी तो जाति से ऊपर बात करते थे, उनके हित में सबके हित की बात करते थे, इसलिए सबके दिल पर राज करते थे। और आप राजनीति में आए हैं, अभी वर्तमान राजनीति जो चल रही है जातिगत ज़्यादातर लोगों की सोच हो गई, इस पर आप क्या कहिए? नहीं, देखिए, राजनीति जात का नहीं होता है, राजनीति जमात का होता है जी। और पिता जिस तरह से समाज के हर वर्ग, हर जाति को, लोगों को मिलाकर चलने का काम किए, उनके लिए मजबूती से खड़े रहे, बिल्कुल उसी पद चिन्ह पे मैं चल रहा हूँ और चलूँगा। हर जाति, हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर चलना है, उनको जहाँ तक मदद हो सके, जरूरत है जरूरत को पूरा करना, उनका मदद करना है। अच्छा, एक मिनट, अभी बीजेपी जो पार्टी चल रही है, बीजेपी के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी सर्टिफिकेट पर सवाल आ रहा है कि उनकी सर्टिफिकेट जो है सो जाली है, इस पर आप क्या कहिएगा सर? देखिए, अगर हम गलत नहीं हैं जी, मेरे ऊपर कोई आरोप लगेगा जी, तो अपने आप को प्रमाणित कर देंगे जी। अगर उनके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट है जी, कहीं गलत नहीं है, मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना सर्टिफिकेट पेश कर जी। तो मतलब सर्टिफिकेट तो अमित शाह जो दिखाए हैं उसमें कहीं ना कहीं गलती दिख रहा है, क्योंकि यूनिवर्सिटी की जगह यूनिवर्सिटी दिखा रहा है। और अमरजीत कौर जी बता रही है कि उस सेशन में हाथ से लिखा हुआ सर्टिफिकेट मिलता था, लेकिन ये तो कंप्यूटर से टाइपिंग करता है। और जो फंड का यूज़ किया गया है वो 1992 में आविष्कार किया गया, जबकि उनकी सर्टिफिकेट 1982 की बता रहे। तो इस पर आप कहाँ तक सत्यता दिख रहा है? नहीं, जब आप साक्ष्य खुद बता रहे हैं जी, उसके बाद इसमें बच क्या गया है, इससे सीधा प्रमाणित होता है कि उनका सर्टिफिकेट गलत है। वो आनंद फानंद में अरविंद केजरीवाल जी ने उनके ऊपर आरोप लगाया जी। उसके बाद से आनंद फानंद में गलत तरीके से जाली सर्टिफिकेट बना के देश के सामने वो रखा जा रहा है। उनके पास कोई ऐसा डिग्री नहीं है। अच्छा, तो डिग्री मतलब जाली दिखाने का औचित्य क्या रहता है सर? अपना बचाव, जो लोगों के सामने ये दर्शा रहे थे कि हम शिक्षित हैं, इस कॉलेज से, इस यूनिवर्सिटी से हम पढ़ाई किए हैं, वो समाज को दिखाना है, लेकिन वो गलत डिग्री है उनका, उनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है। चुनाव एक जगह इंटरव्यू के राजीव शुक्ला के साथ इंटरव्यू के दौरान वो खुद बोले हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, फिर सर्टिफिकेट प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी दी, उस समय बता रहे हैं कि हमारे पास पीजी की डिग्री है। तो दोनों में कौन सत्य है, इस पर तो कहना मुश्किल लग रहा है। देखिए ना, इस देश का पहले ऐसे प्रधानमंत्री जी मिले हैं जो क्या कहेंगे और बाद में वो क्या बोलेंगे, दोनों पहले की और वर्तमान के बात को मिलाइएगा तो जमीन और आसमान का अंतर हो जाएगा। उन्हीं का कहा हुआ है कि हम पहले चाय बेचते थे जी, उन्हीं का कहा हुआ है कि हम इतने वर्षों तक भिक्षा मांगने का काम किए जी।
आरएसएस के लिए इतने दिन के लिए काम, उनके पूरे कार्य का जो बताए हुआ, अगर उम्र जुड़िएगा तो उम्र से 10-20 साल ज़्यादा का अपना कार्य बता चुके हैं। उनके ऊपर पूरा देश समझ रहा है, उसको हम क्या बोले। आप लोग मीडिया में हैं, आप लोग को एक एक चीज़ पता है जी। वो जो भी बोले हैं बात उनके पर्सनल लाइफ का नहीं है, बात है इस देश के को बचाने का, बात है जो देश का संविधान खतरे में है उस संविधान को बचाने का, बात है जो आज इस देश के ऊपर राजतंत्र वो लोग लाना चाहते हैं, इस राजतंत्र को ना लाने दिया जाए, देश को बचाया जाए। आज जरूरत उनके शिक्षा पे और उनके पर्सनल लाइफ पे नहीं है बात करने का, जरूरत है इस देश में बेरोजगारी से जो लोग तड़प रहे हैं, परेशान है, उस पर चर्चा करने का। बीजेपी तो बार बार कहती है कि बीजेपी हिंदू को बचाने का काम करते हैं, क्योंकि बीजेपी न रहे तो हिंदू खतरे में रहता है। देश में पिछले 9 साल से बीजेपी की सरकार है जी। पीछे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लगभग 5 साल सरकार चलाई जी जी। इसके अलावा देश में अभी तक जितने दिनों तक सरकार रहा है लगभग कांग्रेस या गठबंधन का ही सरकार रहा है। 70 साल में जब देश खतरे में नहीं आया, हिंदू खतरे में नहीं आया, तो ये 10 साल में जब से आए हैं तभी से देश के हिंदू खतरे में क्यों है? ये लोगों को भरमाने की बात है। वो लोग हिंदुत्व के नाम पे लोगों को भरमा कर लोग किसी भी तरीके से वोट चाहिए, और वो वोट के लिए, सत्ता में रहने के लिए समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। और उनका यही रणनीति है कि जब जब समाज बटेगा उन लोगों को फायदा पहुंचेगा, वो लोग सत्ता में रहेंगे। बीजेपी तो यहाँ तक कहती है कि 70 साल तक देश को लूटने के काम कांग्रेस और गठबंधन के लोग किए हैं। अभी पिछले 8 साल 10 साल से जो बीजेपी की सरकार चले, इसमें देश को मजबूत बनाया जा रहा है। एक देश मजबूत कहाँ हो रहा है वो तो आप बताइए ना, उनसे पूछिए। देश की जितनी भी अच्छी सरकारी संस्थाएं थी आज लगभग प्राइवेट लोगों के हाथ में ले लिया गया है जी। तो फिर देश ये मजबूत हो रहा है कि देश कमजोर हो रहा है? देश मजबूत प्राइवेटाइजेशन से नहीं हो सकता है। सरकारी संस्था को मजबूत करें। सरकारी संस्था LIC की स्थिति देख लीजिए, रेलवे का स्थिति देख लीजिए, गेल का स्थिति देख लीजिए, पेट्रोलियम का स्थिति देख लीजिए, प्राइवेट एयरलाइंस लगभग हो चुका है। कहाँ देश को मजबूत कर रहे हैं? तो वो तो बता रहे हैं कि प्राइवेटकरण इसलिए किया जा रहा है क्योंकि सरकारी में जो काम करते हैं, सरकारी संस्था से जो जुड़े होते हैं, सरकारी कर्मचारी काम ढंग से नहीं करते, इसलिए अगर प्राइवेट कर दिया जाएगा तो सबकी ड्यूटी ढंग से की जाएगी। वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं और वो कहते हैं कि सरकारी कर्मचारी अगर काम ढंग से नहीं कर रहे हैं तो फिर वो प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं है जी। घर में जब मजबूती से घर बनवाया जाता है तो घर में परिवार रखने के लिए घर बनवाते हैं, और घर जब ना संभले तब उसको किराए पे देने का काम होता है जी। देश के प्रधानमंत्री और देश की संस्थाएं उनसे नहीं संभल रही है तब तो वो प्राइवेट हाथों में दे रहे हैं जी। यानी कहीं ना कहीं घर में रहने वाले लोग उनके कमजोर है, उनकी मंत्रालय कमजोर हो रही है, या वो सही ढंग से सरकार को चला नहीं पा रहे हैं। अच्छा, अंत में सर आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि आप महाराजगंज संसदीय क्षेत्र से जो चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं, तो महाराजगंज की जनता से आप क्या कहिएगा? महाराजगंज देखिए मेरे लिए क्षेत्र नहीं है, महाराजगंज मेरे लिए घर है। महाराजगंज के अवाम ने मेरे पिता को 4 बार सदन में भेजने का काम किया है, और मेरे पिता 4 बार चुनाव जीतने के बाद भी लगभग 12 साढ़े 12 साल का कार्यकाल उनका रहा जी। उस 12.5 साल में महाराजगंज में जो भी विकास हो सकता था उन्होंने करने का काम किया, और बहुत मेहनत से महाराजगंज को विकास के रूप में सींचने का काम किया। लेकिन आज के जो सांसद हैं वो सींचे हुए महाराजगंज को बंजर स्थिति में लाकर रख दिए हैं, कहीं कोई विकास का कार्य नहीं दिख रहा है। अब महाराजगंज की जनता भी महाराजगंज में बदलाव चाहती है जी। हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों का स्नेह प्यार हमें मिल रहा है, लोगों के बीच हम अपील कर रहे हैं कि आने वाले समय में बदलाव किया जाए। मुझ पर विश्वास कीजिए, जिस तरीके से मेरे पिता ने इस महाराजगंज को विकास देने का काम किया, आप महाराजगंज वालों का आशीर्वाद स्नेह प्यार मुझे मिला, और महाराजगंज का सेवा करने का आप 2024 में मुझे मौका देते हैं, तो मैं अपने पिता की तरह महाराजगंज का सेवा करूँगा, महाराजगंज का विकास करके आप लोगों को दिखाऊंगा। यानी निश्चित रूप से जिस तरह से आपके पिताजी श्री प्रभुनाथ सिंह जी महाराजगंज के क्षेत्र की जितनी भी जनता है सबके दिल में राज किए, यानी सबके घर के घरेलू रिश्ता की तरह काम करते थे और सबसे घरेलू संबंध बन गया। ठीक उसी तरह से आप भी आगे चल करके घर सबसे घरेलू संबंध बना के रखेंगे। ये संबंध बना के कहाँ रखना है, संबंध बना हुआ उसको निर्वाह करना है, संबंध बनाने की जरूरत नहीं है, संबंध तो बहुत पहले से बना हुआ है जी। महाराजगंज में लगभग लोगों से मेरे पिता का व्यक्तिगत संबंध है जी। जो उनकी उम्र के उनको मैं अभिभावक के रूप में देखता हूँ, मान सम्मान देता हूँ, उनसे रिश्ता बना हुआ, उस पुराने रिश्ते को मैं निर्वाह कर रहा हूँ। आगे उनकी उम्मीद पर आप खरे उतरिएगा? बिल्कुल खरा उतरूंगा, लोगों की उम्मीद पर 100% खरा उतरूंगा। लोग जो मुझ पर उम्मीद रखे होंगे उससे मैं आगे बढ़कर दिखाऊंगा लोगों को।
देखिए, जैसा कि आप सुन रहे थे कि ये श्री रणधीर सिंह जी हैं, जो छपरा के पूर्व विधायक और महाराजगंज संसदीय क्षेत्र से पूर्व प्रत्याशी, जो 24 में फिर पुनः आपके क्षेत्र में आने वाले हैं चुनाव की दौरान। तो आप ये देख रहे थे और इनसे मैं राजनीति के बारे में कुछ चर्चा आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। कमेंट करके बताइएगा हमारा प्रयास कैसा रहा। आप देख रहे हैं विंसम इंडिया। जय हिंद, जय भारत।